तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बाजार 15% डाउन है। जब बाजार दौड़ता था अलग अलग लेवल होंगे। अब बाजार यहाँ चलेगा, ये मेरा शेयर इतना दौड़ गया है, मेरा पोर्टफोलियो इतना प्लस है। अब जब बाजार 15% गिरा है, अब नए नीचे के लेवल आते जाएंगे। दोस्तों, मैं कैसे अपने आप को इम्यून करूं इन बाहरी आवाजों से और प्रॉपर डेटा के आधार पे डिसीजन ले सकूं, ताकि मैं कभी ज्यादा ग्रीड में ना आ जाऊं। और उसी प्रकार से ग्रीड अगर नुकसान कारक है, तो जब गिरा बाजार गिरता है, फियर भी नुकसान कारक है। दोस्तों, इन दोनों चीजों से बचने के लिए कुछ हम प्रॉपर डेटा एनालिसिस करें और फिर आप मुझे बताना कि मुझे इस जगह पे क्या करना चाहिए। मुझे डर के मैदान छोड़ना चाहिए कि मुझे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। रेडी हो दोस्तों? चलिए, लेट मी शेयर विद यू सम इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस। मैं दोस्तों आया हूं Q3 जो रिजल्ट आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं ये 9 मंथ के वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट पे। अब जब 9 महीने के रिजल्ट हमारे सामने है, जीडीपी डेटा आ गए हैं, इन्फ्लेशन आए हुए हैं, अब इस जगह से मुझे क्या करना चाहिए? सो फर्स्ट, बिफोर आई बिगिन, लेट मी शो यू। दोस्तों, मैंने हिस्टो डाउ जोन्स की मार्केट साइकिल बताई है। डाउ जोन्स इसलिए क्योंकि उसकी हिस्ट्री बड़ी लंबी है। दोस्तों, मार्केट साइकिल्स कैसे चलती? डाउ जोन जो कुछ भी नहीं था, आज इन लेवलों पे है, पर उसमें कितना लंबा समय बीता है। दोस्तों, इसी डाउ जोन्स में हमने मल्टीपल टाइम एक्यूमुलेशन फेज देखे हैं। सो व्हाट डू आई मीन बाय एक्यूमुलेशन फेज? जनरली एक्यूमुलेशन फेज तब आते हैं जब बाजार में निराशा होती है। निराशा के कारण शेयर्स और इंडेक्स लोअर वैल्यूएशंस पे मिल रहे होते हैं, बाजार में इंटरेस्ट नहीं रख रहे होते, इसलिए सब सस्ता मिलता है। पर ये घटना घटती है कुछ बेयर मार्केट के बाद, बाजार के गिरावट के बाद। दोस्तों, जब अर्निंग्स बढ़ने लगती है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, मेजरली वी कैन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनका ध्यान होता है डेटा पे, अर्निंग्स ग्रोथ पे, वो देखते हैं कि यस, अर्निंग्स बढ़ती जा रही। दोस्तों, बाजार को अगर दौड़ता है अगर कोई, तो वो एक ही चीज है, अर्निंग। सस्ता बाजार दौड़ नहीं सकता, सस्ता बाजार रिकवर हो सकता है, पर अर्निंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो बाजार दौड़ सकता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर अर्निंग ट्रैक करते हैं, और जब वो देखते हैं कि अर्निंग बढ़ने लगी है, लोगों का तो ध्यान ही नहीं है, सब सस्ता मिलता है। ऐसे समय पे दोस्तों एक पूरा फेज होता है जिसको एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं, जब सब ग्रोइंग चीजें सस्ते मिलती है। फिर एक फेज शुरू होता है जिसको कहते हैं मार्कअप फेज। मार्कअप फेज यानी देख के जो एक्यूमुलेशन किया होता है, एक्यूमुलेशन फेज में स्मार्ट इन्वेस्टर ने अब पैसा कमाने का टाइम आता है, क्योंकि वैल्यूएशंस बढ़ने लगते हैं। वैल्यूएशंस क्यों बढ़ने लगते हैं? क्योंकि अर्निंग्स हाई है, लोगों की डिविडेंड इंप्रूव हुई होती है, बुक वैल्यू बढ़ी हुई, तो इसकी इफेक्ट शेयर के दानों में पड़ने लगती है। दोस्तों, ये देख के कई इन्वेस्टर्स आते हैं, और शेयर दौड़ने लगे, चलो अब लो। तो वो होते हैं दोस्तों लेट इन्वेस्टर, जो दूसरों को देख के लेने को आते हैं, जो देख के है शेयर्स ने ब्रेकआउट दिया, अब भी चलो शेयर लेते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर ने तो बुरे टाइम पे ऑलरेडी लेके रखे हुए। तो अक्यूमुलेशन फेज के बाद शुरू होता है मार्कअप फेज, जब शेयर्स दौड़ते हैं। दोस्तों, ऐसे समय पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बड़े हाई होते हैं, बहुत से नए नए इन्वेस्टर आते हैं। फिर शुरू होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये क्या होता है? दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन फेज यानी फोमो के कारण, मैं रह गया के कारण, दूसरों के बड़े देखने के कारण जो इन्वेस्टर आते हैं दोस्तों, वो रहते भी है, कमाते भी है कुछ समय, पर फिर शुरू है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। कैसे? दोस्तों, बाजार बहुत फोमो के कारण एक वैल्यूएशन पे होता है। बाजार महंगा होने के कारण लेकिन कभी टूटता नहीं। मैंने पहले कहा, बाजार सस्ता होने के कारण चलता नहीं है, तो महंगा होने के कारण टूटता भी नहीं है, पर एक फेज में रहता है। बहुत बड़ी तेजी उस समय नहीं आती,
क्यों? क्योंकि महंगा है। शेयर्स जैसे ही ग्रोथ में कमी आती, दोस्तों ऐसे समय पे बाजार में गिरावट आती। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे बैलेंस नहीं होता है। जो ग्रोथ होता है उससे वैल्यूएशन बढ़ चुकी है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते? कैश रिजर्व बनाना शुरू कर देते, ताकि अगर ग्रोथ गिरे तो वैल्यू तो हाई है, तो अपने पास पैसा चाहिए और शेयर खरीदने का। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर्स। डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो स्मार्ट इन्वेस्टर अर्ली इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं ताकि कैश रिजर्व उनके पास रहे, राइट। और फिर आता है दोस्तों मार्क डाउन फेज। व्हाट इज मार्क डाउन फेज? दोस्तों मार्क डाउन फेज यानी कुछ ना कुछ घटना घटती है जिससे ग्रोथ कम होता है। ग्रोथ कम है, बिल्कुल बाजार सहन नहीं करता है। क्यों? एक तो तुम्हारे वैल्यूएशन आसमान पे, दूसरा ग्रोथ कम, गैप बड़ी बन जाती है और जबरदस्त गिरावट आती है। ये गिरावट जब आती है तो जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं, जो फोमो लेके आए हो, जो दूसरों की कमाई देख रहे होते, वो वहां पे ट्रैप होते। उनको पता नहीं है कि ये तो साइकिल है, अब ये तो चलती जाएगी। भले वो ट्रैप है, पर अगर वो गिरावट के समय वो एक्यूमुलेट करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जो नए इन्वेस्टर की तो शुरुआत ही अभी होती है। अब शुरुआत अभी हुई है तो थोड़ी ना पोर्टफोलियो बना है। अभी नेक्स्ट 5 10 15 20 ईयर्स में आप कमाने वाले हो अपने जॉब अपने प्रोफेशन से, तो आप एसेट एक्यूमुलेट करने होने चाहिए, राइट। तो एसेट्स को एक्यूमुलेट करते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात। मार्क डाउन फेज चलता है, क्यों? क्योंकि अर्निंग्स नहीं है, गिरावट आती है। एक समय आता है जब अर्निंग्स के कम होने के कारण बाजार इतना गिरता है कि वापस वैल्यूएशन सस्ते हो गए होते हैं। वापस बता दूं, सस्ते वैल्यूएशन से रिकवरी आती है, रैली नहीं आती, राइट। तो बाजार रिकवर होता है जिधर से गिरे उस। रैली के लिए क्या चाहिए? अगेन गुड अर्निंग्स चाहिए। तो वापस से ये फेज आएगा, गिरावट वाला फेज है। एक जगह पे बाजार रुकेगा, रुकेगा कुछ समय वहीं पे रहता है, थोड़ा बहुत रिकवर होता है। ये ऐसे समय पे इन्वेस्टर्स, स्मार्ट इन्वेस्टर्स का ध्यान होता है दोस्तों अर्निंग पे। जो लोग अर्निंग ट्रैक कर रहे होते हैं दोस्तों, अर्निंग बढ़ने पे उन सेगमेंट में वो लोग अपना निवेश बढ़ाते हैं। तो होता क्या उसके बाद? वापस सेम फेज। अब इस बार के फेज में क्या हुआ? आपने अगेन जहां पे ग्रोथ है उन फेजेस में, उन सेगमेंट्स में लगाया, फिर आएगा वापस से मार्कअप फेज। मार्कअप फेज यानी ग्रोथ बढ़े है, तो इसकी इफेक्ट, रिफ्लेक्शन शेयर बाजार पे होगा, शेयर के दाम बढ़ेंगे। दोस्तों ऐसा हमने इंडियन इंडेक्स में कई बार देखा है। 2008 के फॉल में कई ट्रैप थे, सुजलॉन में, रिलायंस पावर में, कई अलग अलग नाम थे वो जमाने के अलग, जिनको आज लोग भूल चुके हैं। लांको इंफ्रा, जीएमआर में जो जबरदस्त रैली करते थे। ग्रोथ था नहीं अर्निंग का, वैल्यूएशन बड़े आए थे उम्मीदों पे, ग्रोथ तो था नहीं, बाजार गिरा, ट्रैप। अब उसके बाद कई समय बाजार उस फेज में रहा। स्मार्ट इन्वेस्टर का ध्यान किधर था? अर्निंग पे। जो लोग अर्निंग ट्रैक कर रहे थे दोस्तों, उन्होंने देख फाइनेंस कंपनीज, बैंक्स, एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये कुछ सेक्टर थे जो मंदी में भी ग्रो कर रहे थे। तो एक्यूमुलेट हुआ और उन्होंने बाजार से पहले तेजी कर। फायदा किसको हुआ? वो इन्वेस्टर को जो ये डेटा देखते हैं। दोस्तों बाजार बाद में जबरदस्त चला, राइट। तो मुझे बहुत से लोग मिलते थे जो रिलायंस पावर के समय के ट्रैप वाले लोग थे। वो लोग क्या है पता है, जब जबरदस्ती वापस आ जाती है ना, फिर वो दूसरों को देख के वापस आते हैं। मैं तो यार रिलायंस पावर में ट्रैप था, फिर मैंने 10 साल कुछ किया ही नहीं, तो अभी क्यों आए? अभी वापस तेजी में आए, से ट्रैप होना है क्या? दोस्तों जो पंछी ऐसे हैं जो सीजनल आते हैं वो ट्रैप होते जाएंगे। रेगुलर इन्वेस्टर बनो, तो ना तेजी से कोई मतलब है ना मंदी से कोई मतलब है, रेगुलरली इन्वेस्ट करो ना। अब हर साल कमा रहे हो, एसआईपी करते जाओ, शेयर्स को एक्यूमुलेट करते। ये वही शेयर है जो एक तो फेज आपने देख लिए, फिर एक लेवल पे होते आपको जिंदगी भर डिविडेंड देते रहते, वैल्यूएशन बढ़ते रहे, राइट। तो ऐसे कई फेज आए दोस्तों,
जो हमने देखे। अब अभी क्या हो रहा है, राइट? लेट मी शो यू इन डाउ जोन्स। इस फेज का कहोगे चलता ही नहीं था डाउ जोन्स, अक्यूमुलेशन फेज था दोस्तों, पर डाउ जोन्स चलता नहीं था। चला कब? यही 100 वाला डाउ जोन्स 1000 हो गया, राइट? कब हुआ? जब अर्निंग बढ़ी, राइट? अर्निंग बढ़ी, मजा आ गई, फिर वापस डिस्ट्रीब्यूशन फेज और जबरदस्त फॉल आया। इस फॉल में क्या हुआ? लोग ट्रैप हो गए होंगे, पर दोस्तों वो स्मार्ट इन्वेस्टर एक्यूमुलेट कर रहे थे जहां पे अर्निंग्स थी। ये फेज के बाद दोस्तों वापस रखनी थी, और यही 600 वाला डाउ जोन्स आपका 2-2,500 वापस कुछ फॉल। तो ये चलता चला गया दोस्तों। हमने एक बड़ा 13 साल का करेक्शन 2000 के जो आपका डॉट कॉम बस था, वो समय पे लंबा दोस्तों करेक्शन देखा, राइट? क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन जबरदस्त हाई हो चुके थे दोस्तों। यही 1000 वाला डाउ जोन्स आपका 11,000 था दोस्तों। लंबा समय नहीं चला क्योंकि अर्निंग बढ़ती नहीं थी, पर समय पे भी कुछ इंडेक्स थे जो जबरदस्त परफॉर्म करते थे जिधर अर्निंग थी। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेंगे? वहां रहेंगे जिधर अर्निंग ग्रोथ है। वो नहीं जाएंगे ये ले लो वो ले लो देखे बगैर ले लो, राइट? तो ऐसे फेजेस देखते दोस्तों आते जाएंगे। अभी रिसेंटली 2 साल इन्फ्लेशन ने बिगाड़े, गिरा था डाउ जोन्स भी। इट्स ऑल राइट। तो ये साइकिल्स आएगी, इनको पहचाने दोस्तों। अक्यूमुलेशन फेज, मार्केट फेज, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क डाउन में आपको कहानी आएगी। बाजार और गिरने वाला है, लोगों को कहानियां बनाने दो। ऐसी कहानियां हमने कई देखी है, 1000 के निफ्टी से लेके अब 25 के निफ्टी तक। So we are always happy when market falls because we know what to do, right? तो मैं यहाँ पे आपके साथ बड़े इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करने वाला हूँ। ये समझ में आ गए, कभी हैरान नहीं होंगे, कभी चिंता नहीं होगी बाजार की गिरावट में। यू विल सी, आप सोगे यार कब फॉल आए और मजा आ जाए, राइट? सो मैंने यहाँ पे जो कवर किया है दोस्तों, निफ्टी 500 कंपनीज मैंने कवर की है, राइट? मार्केट कैप 31.4 लाख करोड़ का होता है निफ्टी 500 का, राइट? तो टोटल मार्केट कैप आपका, फुल मार्केट कैप, राइट, यहाँ पे 384 लाख करोड़ है, राइट? टोटल बीएस मार्केट कैप, सॉरी हाँ, उसमें मैंने कवर किया है 314 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो निफ्टी का मार्केट कैप टोटल 384 लाख करोड़ आया है। अब अभी आप देखो निफ्टी इस साल का जीडीपी कितना आया अपना, उम्मीद कितनी है मतलब मार्च के एंडिंग की? 331 लाख करोड़। अभी साल हम 360 लाख करोड़ पे होंगे। तो ये तो वापस जीडीपी मार्केट कैप मतलब सपोर्टिव लेवल पे आया है। अभी कोई आपको बोले बाजार और गिरेगा, बोलने दो उनको। ये लोग जब 500 लाख करोड़ के करीब पहुंचा था मार्केट कैप, समझ रहे हो, तब वो लोग तेजी में थे। अब वो लोग मंदी में होंगे, अब अपने को मंदी में नहीं रहने का, क्यों? सपोर्टिव लेवल पे आ रहा है। मैंने कवर किया 314 लाख करोड़ का मार्केट कैप यानी निफ्टी 500। 505 कंपनीज कवर किए, जो 82 मार्केट कैप कवर करता है टोटल निफ्टी का, राइट? सो 505 इसलिए 101% बता रहा है, राइट? नाउ 2022 में ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बता रहा हूँ 19%, 19। अब ऐसा होता नहीं है, 19% थोड़ी ना नॉर्मल है। ये क्यों इतना था? क्योंकि हम कोविड बाउंस बैक हुए थे, कोविड में लो ग्रोथ था। तो 22 में जबरदस्त ग्रोथ आया, सेल्स 26% से बढ़े निफ्टी 500 कंपनीज के, प्रॉफिट 50% से बढ़े, पी खाली 24 था तो फेवरेबल था, राइट? तो कैश मैंने यहां लिखा है दोस्तों, राइट? निफ्टी 500 रैली कर रहा था और ऑलरेडी 1400 आ गया। क्यों आया? कितना गिरा था दोस्तों ये समय पे? ये रैली करीबन हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वैल्यूएशंस आपके फेवर में थे। अब कैसे गिनना चाहिए कि ये महंगा है कि सस्ता है? दोस्तों गिनना कैसे चाहिए? फॉर्मूला दिया हुआ है, यू कैन सी, राइट? मैंने क्या किया है, सेल्स प्रॉफिट को ध्यान में लिया है। तो सेल्स और प्रॉफिट का एवरेज 35 हो, राइट? पी खाली 24 का था, तो मैं थोड़ी ना घबराऊंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं थी, राइट? वैल्यूएशन बराबर ही थे। 2023 में 2023 में 14% का जीडीपी ग्रोथ था, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बढ़िया था। अब ये कम तो होना ही था, हम थोड़ी करेंगे कि कोविड का लो ग्रोथ था फिर
बाउंस है तो जिंदगी भर ये रहेगा, तो 14 बराबर है। धंधे मस्त बढ़े थे 21% से, पर दोस्तों प्रॉफिट नहीं बढ़े थे। प्रॉफिट खाली 6% से बढ़े थे, क्योंकि ये समय पे आपके रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई और महंगाई बढ़ गई। वैल्यूएशन 21 के थे दोस्तों। 21 के वैल्यूएशन मंजूर क्यों नहीं थे? क्योंकि प्रॉफिट तो थे नहीं। अब आप 26 का एवरेज करोगे तो 15 जितना होता है, राइट? वैल्यूएशन 21 के यानी महंगे थे, तो ऐसे समय पे मुझे कैश टू इक्विटी रिजर्व रेट 8% का रखना चाहिए। तो यस, यहां पे नेगेटिव कैश रेशियो का क्यों? क्योंकि सब फेवरेबल था। 2023 में दोस्तों कैश आपको रखना था 8% का। क्यों? क्योंकि बाजार गिरे तो आप माल ले सकते। बाजार गिर सकता है, मैं नहीं था, लेकिन प्रॉफिट इतने नहीं थे, तो ये वैल्यूएशन बराबर नहीं थे, राइट? 2024 की कहा 12% जीडीपी ग्रोथ और कूल ऑफ, स्टिल 12% इज वेरी गुड। सेल्स ग्रोथ 8% थ्री दोस्तों, सेल्स ग्रोथ इतने अच्छे, राइट? प्रॉफिट आपके जबरदस्त बढ़े थे 19% से। अमेजिंग। क्यों बढ़े थे? क्योंकि इन्फ्लेशन हाई था। 2024 में इन्फ्लेशन डाउन आ गया, तो धंधे आपके कम हुए, पर प्रॉफिट तो जबरदस्त बढ़े। प्रॉफिट बढ़े दोस्तों, आपका बाजार 15,000 से 20,000 आया। दोस्तों जब 15,000 से 20,000 आया, ये कौन ले गया बाजार? दोस्तों प्रॉफिट बढ़े इसलिए। तो जब बाजार चला, आपके पी भी 25 आ गए। तो 25 का पी कैसा था? सेल्स 8%, प्रॉफिट 10%, पी 25, मतलब इस समय भी मुझे 6% कैश रिजर्व में रखनी। दोस्तों मैं जनरली आप लोगों को कहता हूं दोनों 50% कैश, 50% इक्विटी। तो कैश फंड भी मेरे पास होना चाहिए, इक्विटी भी होनी चाहिए। पर ये जो मैं रिजर्व बता रहा हूं, ये इक्विटी की ही कैश। तो आपका जो इक्विटी है उसमें और 6-7% की कैश रखनी चाहिए। क्यों 6-7%? इसलिए क्योंकि थोड़े वैल्यू महंगे थे, धंधा सपोर्ट नहीं कर रहा था, खाली प्रॉफिट सपोर्ट कर रहे थे। अब दोस्तों ध्यान से देखते जाओ, Q1 में क्या हुआ। Q1 में जीडीपी नॉमिनल आपका सिंगल डिजिट में आ गया। सेल्स ग्रोथ 9.2%। दोस्तों डबल डिजिट में अगेन नहीं रहे, तो डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ ना हो अच्छी बात नहीं। प्रॉफिट आपके खाली 3.9% से बढ़े। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कंपनी के बिजनेसेस म्यूटेड हुए, कम हुए। अब आपका बाजार तो ऑलरेडी 25 के वैल्यूएशन पे था, बाजार दौड़ के और ऊपर गया था तो 26 वैल्यूएशन। ये क्या फेवरेबल थे दोस्तों? इसीलिए हम Q1 से कह रहे थे कैश रखो, कैश रखो 20%। क्यों? 9 और 3 का एवरेज करोगे 6-7 के करीब आएगा। वैल्यूएशन 26, राइट? तो 26 माइनस कर लो, क्या आता है? 19.85। तो 20% कैश मेरे को Q1 में रखनी थी ना H1 के नतीजे। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज, वी नीड टू अंडरस्टैंड। H1 में जीडीपी और डाउन हुआ दोस्तों। 3 क्वार्टर का लो जीडीपी ने लगाया, क्वार्टर H1 के जीडीपी के दरमियान। कंटिन्यूस तीसरा क्वार्टर था जब जीडीपी नहीं बढ़ा था। नहीं बढ़ा था मतलब कम बढ़ा था। सेल्स 9.5 अगेन अट्रैक्टिव नहीं है। प्रॉफिट इतने नहीं है, खाली 9-10% से धंधे बढ़ रहे, 5% से प्रॉफिट बढ़ रहे, और बाजार और ऊपर जाके 24,235 आया। यानी वैल्यूएशंस आपके बड़े हाई हुए। क्यों? अर्निंग तो बढ़ ही नहीं रहे, खाली बाजार चल रहा है उम्मीद पे कि नई अर्निंग सुधरेंगे। तो इस समय पे मेरे को और 21% के करीब मेरी कैश रिजर्व रखनी है, राइट? अब अगर आप SIP करते हो तो आपकी कैश रिजर्व है। कैसे गिनता हूं मैं? कैसे गिनता हूं? फॉर एग्जाम्पल मेरा पोर्टफोलियो है और मैं 1 लाख की SIP कर रहा हूं हर, तो मैं एडवांस में गिनूंगा, चलो ये 3 लाख कैश है मेरे पास, राइट? तो ये 3 लाख को भी मैं कैश में गिन लूंगा, राइट? पर अगर मेरा पोर्टफोलियो 1
करोड़ का है, तो 21% के हिसाब से 21% कैश चाहिए। तो उस केस में ये 3 काम नहीं लगेंगे। मेरे को 21 लाख के करीब मेरे को कैश चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? तो होता क्या है दोस्तों, अगर हम कैश नहीं रखते, फिर जो गिरावट आती है, हमारा परफॉर्मेंस गिर जाता है, राइट? मैं जानता हूं जब बाजार 22 से 24 पहुंचा ना, हम जो ये कैश रखते थे, हम पे भी इन्वेस्टर्स के कॉल थे, पीयूष भाई वो मेरा कैश पड़ा है, आप इस्तेमाल ही नहीं करते। लो बाजार 22 से 24 आ गया, 2000 पॉइंट बढ़ा, मेरा तो नुकसान कर दिया, मेरा कैश आपके पास ही रहा। भाई वो कैश इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इधर हमको कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। आने दो ना इधर इंप्रूवमेंट, आपका कैश इस्तेमाल होगा। पर दोस्तों लोग क्या देखते हैं, खाली दाम देखते हैं, तो उनको लगता है मैं रह गया, मैं रह गया। वो 80 लाख जो अपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो काम का है, 20 लाख जो लिक्विड फंड में है वो कम से कम आपको 3-4% ब्याज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, राइट? गिरावट आई मान लो 15-20%, तो 15-20% की गिरावट है एक तरफ, दूसरी तरफ ये जो 20% है ये आपको 3-4% दे रहे कि नहीं दे रहे? तो ये 3-4% नहीं, 18% हुए, 15% फॉल बचा और 3% कमा के आए, तो 18% का गेन ये कैश ने करके दिया है। तो आप देखते हो ना सबसे ज्यादा किसने कमा के दिया, किसने कमा के दिया? मैं देखता हूँ जनरली लोग देखते हैं, तो गिरावट में कैश आपको सबसे ज्यादा कमा के देती, इसीलिए कैश रखो, कैश से नफरत नहीं करो, राइट? यहाँ पे हम कैश नहीं रखते थे, क्यों? क्योंकि फेवरेबल था। तो ये कैसे हम सेट करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट और वैल्यूएशन से हम खुद तय करते हैं, राइट? अब जब 9 महीने के रिजल्ट आए, ध्यान से देखना दोस्तों अभी इन चीजों को, अब 9 महीने रिजल्ट है दोस्तों, जीडीपी ग्रोथ 9.9, देखो कंटिन्यू डिक्लाइन दिख रहा था, ये पहला क्वार्टर है जब अब आया है, अब टिक एकदम मस्त नहीं है, डबल डिजिट होना चाहिए, पर पूरा 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 से सुधार है, राइट? सेल्स में अभी रिफ्लेक्शन नहीं है इतना, 8% से ही धंधे बढ़े हैं, राइट? प्रॉफिट 5.5% से बढ़े हैं, तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, एक जगह पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, बताओ क्या? वैल्यूएशन मार ऐसी पड़ी कि निफ्टी 500 24,200 से 19,800 आ गया। अब सबके मन में क्या सवाल है पता है? जब 22 से 24 जा रहा था, मेरा कैश क्यों नहीं इस्तेमाल करते, मेरे 10,000 निफ्टी 500 दिखता था, है कि नहीं? अब जब गिर रहा है ना, अब आपको लगेगा यार ये तो 15,000 आ गया, तो अरे बाप रे अभी नहीं डालना है पैसा, निकालो निकालो निकालो, में से निकलो। ये जनरली नॉर्मल इन्वेस्टर सोचते। दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टर क्या सोचते? जब अर्निंग में रिफ्लेक्शन नहीं है, कैश रखो। अब जब आपके वैल्यूएशन डाउन आ चुके हैं, कैश लगाओ। ये देखो हमने भी लगा दिया, पूरे फॉल में दोस्तों हम कैश डालते आए, राइट? तो ये क्यों डाल सके? क्योंकि कैश थी, कैश ही नहीं करेंगे, एसआईपी करेंगे नहीं, किधर से आएगी, राइट? एसआईपी पे जोड़ दो, एसआईपी चीज छोटी है लेकिन ये कमाल कर सकती है, कंटिन्यू कैश फ्लो आपके में डाल सकती है। तो अब आपको कहानियां जो आ रही है ना, बाजार और गिरेगा नहीं, ये गिरेगा, उन कहानियों को चलने दो। आप मेरे को बताओ कौन सी साइड, इधर वो किधर चले गए थे? हा? अभी कौन सी कहानी है? अब दोस्तों गिरावट की कहानी आएगी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बाजार फेवरेबल लेवल पे आता जा रहा है, अब हमें और एक्टिव रहना है, एग्रेसिव रहना है। ये कुछ 6-9 महीना एक्टिव रह लो, फिर बाजार की किताब को पढ़ देना, देखना नहीं 2-3 साल, ये टाइम पे आपको देखना पड़ेगा बाजार, ये टाइम पे आपको एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऑलराइट? तो अभी 15% कैश है, क्या उम्मीद करेंगे? अब अर्निंग सुधरेगी, मेरे को उम्मीद है कि अर्निंग सुधरेगी, तो अर्निंग सुधरेगी, मैं अभी 8.2% खाली FY25 में उम्मीद कर रहा हूँ, प्रॉफिट खाली 60% से बढ़ेंगे ये उम्मीद कर रहा हूँ, और मैंने P 22 का लिखा है, तो 14% का कैश रखे। 2026 में बुलिश हूं एक्सट्रीमली, कैसे? मेरे को उम्मीद है 12-13% से तो सेल्स ग्रोथ बढ़ने वाले, प्रॉफिट जो आप बुरे देख रहे हो ना, ये वापस से 20% से बढ़ने वाला है, राइट? तो वैल्यूएशंस आपके जब आप फॉरवर्ड 26 देखते हो तो फेवरेबल होते जा रहे हैं, राइट? तो
फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से यस इन्वेस्ट करता रहना चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये मुझे उम्मीद है दोस्तों जो मैंने आपको समझाया समझ गए होंगे। एक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, हम अभी मार्कडाउन फेज में है, राइट। अब दोस्तों एक्यूमुलेशन फेज शुरू होगा। कब? जैसे ही हम अर्निंग का ग्रोथ देखेंगे, अर्निंग सुधरते देखेंगे, उससे पहले माल लेने का है। ऑलराइट दोस्तों, ये मैंने निफ्टी 50 का डेटा दिया हुआ है आपको, निफ्टी 50 का खाली। अभी क्यों निफ्टी 50 पे आ रहा हूं? यू आर ट्रैकिंग निफ्टी। 11% का क्वार्टर वन में सेल्स ग्रोथ, स्मॉल कैप खाली 2% सेल्स ग्रोथ था। प्रॉफिट क्वार्टर वन में थे ही नहीं, 1.4% थे। स्मॉल कैप के प्रॉफिट थे, पर ये इसलिए थे क्योंकि वो पिछले साल की बराबर की मार के बाद सुधरे थे, पर धंधा नहीं था, ये देखने की चीज नहीं थी। आप जब देखते हो प्रॉफिट बढ़ रहे, भाई क्या काम के धंधे तो देखो। तो इस लिहाज से मैं मानता हूं प्रॉफिट मार्जिन स्मॉल कैप थे। मैंने स्मॉल कैप में 266 कंपनीज कवर की है। सबसे बड़ी भारत की 244 कंपनी से लेके 510 तक की कंपनी कवर की, राइट। निफ्टी 50 के तो मार्जिन -1% क्वार्टर वन से ही हो गए थे। पी 23.5 था पर स्मॉल कैप, माय गॉड, 24 का पी था, तो बड़े हाई वैल्यूएशन थे। प्राइस टू बुक वैल्यू महंगे थे स्मॉल कैप के भी। देखो डिविडेंड यील्ड कम था निफ्टी का 1.2, पर स्मॉल कैप का तो बिल्कुल घटिया था। ये डिविडेंड के लिए हम लेने जाएंगे दोस्तों? कैश अगर आप सिर्फ स्मॉल कैप में इस्तेमाल आप इन्वेस्ट करते हो, फॉर्मूला बताओ मैं आपको, चलो, ताकि आपको कैसे करने का, शो फॉर्मूला, ऐसे भी नहीं मजा आएगा ना। चलो चलो और बदलता हूं मैं, शो फॉर्मूला बार, और ये शो हटा देता हूं मैं। शो किधर गया? फॉर्मूला क्या? देखो फॉर्मूला बार में देख लेना मैंने क्या किया है। J22 क्या है? पीई माइनस ये दोनों का एवरेज। कितना सिंपल है यार। हम जब लास्ट मीटिंग में मिले थे, बाजार तो तेजी में था, तब भी मैंने यही चीज आप सबको बताई थी कि नहीं बताई थी, और कैलकुलेशन करके, राइट। तो फिर अपने को ध्यान रखना है कि वैल्यूएशन फेवर में नहीं है, कैश रखना है, राइट। अगर पर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो तो 17% कैश चाहिए था, यानी स्मॉल कैप में इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैं इतने बरसों से आप लोगों को सिखा रहा हूं वो फेवरेबल नहीं थी। निफ्टी में भी फेवरेबल नहीं थी, पर फिर भी स्मॉल कैप से अच्छे थे वैल्यूएशन, तो 17% कैश था निफ्टी में क्वार्टर वन में। पर बाजार गिरा ही नहीं था, तो आपको लगा रहे और कैश रख रहे, क्या फायदा? बाजार तो चला, H1 तक बाजार चला था, राइट। H1 में निफ्टी 50 8% के सेल्स ग्रोथ, तो ये तो और कम हुए। स्मॉल कैप के 60% सेल्स ग्रोथ थे। H1 में प्रॉफिट निफ्टी के 2%, लोग स्मॉल कैप में के तो प्रॉफिट जबरदस्त गिरे, राइट, क्योंकि मैंने बताया वो टेम्पररी थे। प्रॉफिट मार्जिन 1.5% से गिरे, निफ्टी के 0.7% से गिरे। पी स्मॉल निफ्टी का 24 आया था क्योंकि बाजार गिरा नहीं था। स्मॉल कैप 33.7। प्राइस टू बुक वैल्यू ये ज्यादा है, ऐसी चार्ट प्राइस टू बुक वैल्यू पे नहीं ले सकते। लो तो कैश रख सकते। डिविडेंड यील्ड नहीं थी, मजा एकदम। 34% कैश रखना था, मतलब आप स्मॉल कैप के घोड़े सवार थे ना, तो 35% आपको कैश रखना है। मैं देख रहा हूं कई लोग सिर्फ स्मॉल कैप पे फोकस करते थे, कई लोग माइक्रो पर, अरे कई लोग सिर्फ एसएमई। अभी देखो क्या हाल होगा उनका। देखो हमारा डायलॉग पहले से सेम है, ना एसएमई को नेगेटिव समझो, ना निफ्टी को नेगेटिव समझो। एक एक बेनिफिट है तो कोई ड्रॉबैक है, पर आप सिर्फ वो रिटर्न दे रहा है उसके घोड़े पे सवार हो जाओगे, ऐसी मार पड़ती है। 10 साल बाजार याद नहीं रहता है फिर उन लोगों को, याद चली जाती है। अभी 35% तो स्मॉल कैप में कैश रखना है, तो एसएमई में कितना रखना होगा दोस्तों? अब दिस इज लास्ट एनालिसिस दोस्तों। यहाँ मैंने निफ्टी 50 का लेटेस्ट डेटा डाला है, ओनली फॉर 9 मंथ। निफ्टी 50 6% का भी सेल्स ग्रोथ है। लार्ज कैप अगर मैं गिनूं, लार्ज कैप सिमिलर होता है निफ्टी 50 के, क्योंकि 69 कंपनीज मैंने गिनी है, 6.8% ग्रोथ। निफ्टी 100 7%। निफ्टी कैप मैंने गिनी है यहाँ पे 165 कंपनीज, तो 9% ग्रोथ। स्मॉल कैप का अभी 11% ग्रोथ है, गुड। निफ्टी 500 पूरा वर्ल्ड देखो 7.9 ग्रोथ। और जो हमारा फंड है इंडिया फ्रंट रनर फंड दोस्तों, जिसको हम लोग ट्रैक करते, 14% का ग्रोथ। तो देखो फंड तो ग्रोथ अच्छा ही है, फंड को भूल जाओ। जब आप इंडेक्स
कर रहे हो, बोलो कैसा है, राइट? म्यूटेड है, अभी अर्निंग ग्रोथ नहीं आया है कोई जगह पे, राइट? अब मैं प्रॉफिट ग्रोथ पे आ जाता हूँ। प्रॉफिट निफ्टी के 2.7 से बढ़े, लार्ज कैप सिमिलर होगा, निफ्टी 107, मिड कैप लार्ज कैप के करीब रहता है क्योंकि निफ्टी 100 होता है, मिड कैप में निफ्टी 65 होती है, राइट? निफ्टी सॉरी, निफ्टी 165 नहीं, निफ्टी 79 से 243 तक काम कवर करते हैं, राइट? तो 10% से प्रॉफिट बढ़े, मिड कैप के सेल्स और प्रॉफिट अच्छे हैं, राइट? स्मॉल कैप के प्रॉफिट है ही नहीं, 2.8। अब बोलते हो स्मॉल कैप के प्रॉफिट बहुत ज्यादा होते हैं, तो कहाँ है, देखो ना, निफ्टी 500 5.5, तो निफ्टी 500 के प्रॉफिट कौन सुधार रहा है? मिड कैप कंपनी जो निफ्टी 80 से 250 की रेंज में आती है वो, राइट? अब प्रॉफिट मार्जिन तो सबके गिरे हैं, मजा कब आएगी पता है? एक्यूमुलेशन फेज एक्चुअल कब शुरू होगा एग्रेसिव? जब ये इंप्रूवमेंट में आएंगे, राइट? जब यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ बढ़ेगा। अब ट्रेल पी देखो, माइंड ब्लोइंग, 19.7 मतलब निफ्टी फेयर वैल्यूएशन पे आ चुका है, राइट? ये समय पे आप बोलो बेचू क्या, ये समय पे आप बोलो और गिरेगा क्या? अरे क्या बात करते हो यार, निफ्टी फेयर वैल्यूएशन पे है 21 के नीचे, यानी वैल्यूएशन बढ़िया है, राइट? लार्ज कैप 19.8, मिड कैप का ग्रोथ है, वैल्यूएशन फेयर नहीं है, महंगा है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप को थोड़ी मार पड़ने, राइट? निफ्टी 500 फेयर वैल्यूएशन के करीब है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखो कितनी थी, 4 के ऊपर थी। अब आप अभी प्राइस टू बुक वैल्यू खाली 3.23 दे रहे हो तो ग्रेट, अभी भी मिड कैप में आप ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू दे रहे हो, राइट? डिविडेंड यील्ड मेरी फेवरेबल हो रही है, पहले मेरे को 1.2% डिविडेंड मिल रहा था तेजी में, अब मेरे को 1.5 का डिविडेंड मिलेगा ये समय बाइंग में, कई को घबराने का, बढ़िया टाइम आया है। ये लोअर लेवल पे लेने पे दोस्तों आपको डिविडेंड स्ट्रॉन्ग देते हैं, राइट? मैंने कैश टू इक्विटी रिजर्व रेशियो कितना बोला है? निफ्टी 50 में खाली आप इन्वेस्ट करते हो तो 15% कैश चाहिए, लार्ज कैप में 13%, निफ्टी 100 13%, मिड कैप में डाल रहे हो 31% कैश रखना, स्मॉल कैप में 19%, निफ्टी 500 15%। हम जो फंड मैनेज करते हैं उसमें भी कैश चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन महंगे 42, देखो ग्रोथ बढ़िया है पर क्या करने का, महंगे भी तो है, राइट? सो 27% कैश, दिस इज रिकमेंडेबल। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों अब आप लोग समझ रहे हो कि ग्रोथ और कैश रिजर्व रेशियो कैसे सेट करने का, राइट फ्रेंड्स? इसको कंटिन्यू ट्रैक करते जाओ, ये समय पे क्या फेवरेबल है, मैंने आपको पूरे की पूरा सिनेरियो, 6 महीने बाद क्या फेवर नहीं था, वैल्यूएशन फेवर में नहीं थे, अर्निंग तब भी नहीं थे, अभी क्या है, अभी भी अर्निंग नहीं है, पर अभी वैल्यूएशन फेवर में है, तो क्या आएगा? रिकवरी आएगी, रैली मत उम्मीद करो, रैली कब आएगी? रैली भी आएगी रिकवरी के बाद, ये अर्निंग सुधरे, राइट? सो दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू शेयर ऑल ऑफ विथ यू। शांति से तीन ही चीज देखो, बाकी कुछ देखने की जरूर नहीं है, सेल्स, प्रॉफिट और वैल्यूएशन, ये तीन चीज ट्रैक करते हो, बाकी कुछ नहीं करो, अपने नौकरी धंधे पे ध्यान दो, रिटायरमेंट है तो फैमिली पे ध्यान दो, इस तीन के अलावा और कुछ नहीं करना, राइट? ये तीन को ट्रैक करते जाओ, पूरे के पूरा बाजार आपके रडार में है। सो होप दोस्तों आज जो हमने डिस्कस किया दिस कुड बी यूजफुल, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, अगर कोई अच्छी चीजें आपने की है तो भी बताना ताकि दूसरे सीखे, और कुछ गलतियां की है वो भी बताना, राइट? थैंक यू सो मच, जय हिंद टू एवरीबॉडी, धन्यवाद।